कहानी की शुरुआत कनाडा से होती है, जहाँ पर हमें जीन और उसके जुड़वा भाई साइमन को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों उदास हैं क्योंकि हाल ही में इनकी मॉम की मौत हो चुकी है। इस वक्त ये एक नोटरी वाले के सामने बैठे होते हैं जो इनका फैमिली फ्रेंड भी है। इसका नाम लेबल होता है, जो जीन और साइमन को कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स छोड़े थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जब तक तुम उन लेटर्स पर लिखी हुई चीजों को पूरा नहीं करोगे तब तक तुम उनकी कब्र पर पत्थर नहीं लगा सकते। और अब लेबल उन्हें कुछ लेटर्स देता है, साथ ही ये बताता है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम अपने भाई को और अपने फादर को ढूंढो। उन दोनों के लिए भी इनकी मॉम ने एक एक लेटर छोड़ा होता है। ये दोनों के दोनों हैरान होते हैं क्योंकि इन्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं होता। साथ ही वो लेबल से कहते हैं कि हमारी मॉम ने हमारे फादर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और अचानक से हमारा भाई कहाँ से आ गया। साइमन इन बातों से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है और अब उसकी बहन जेनी तय कर लेती है कि वो किसी भी हाल में अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगी। वो अपने भाई साइमन को समझाने की कोशिश करती है पर साइमन उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद जीन अपने घर आकर अपनी मॉम के सामान को चेक करती है ताकि उसे अपने भाई और फादर के बारे में कुछ क्लू मिल सके, पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। बस उसे अपनी मॉम की जवानी की फोटो मिलती है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें जीन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में थी और तभी अचानक से वो पूरी तरह से खामोश हो गई। जिसके बाद वो कभी नहीं बोली। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गहरा सदमा लगा है। जल्दी जीन की मॉम की मौत हो गई। उन्हें किस बात का सदमा लगा कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। कहानी यहाँ से और भी पास्ट में जाती है। ये उस वक्त की बात है जब जीन की मॉम नावल अरब में रहा करती थी। वो वहाँ पर एक लड़के से प्यार करती थी। उसे पता था कि उसके घर वाले कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए वो उस लड़के के साथ जब घर से भाग रही होती है तो नावल के भाई उन्हें देख लेते हैं। वो उस लड़के को मार देते हैं। वो नावल को भी मारना चाहते थे लेकिन उसकी ग्रैंड मदर आकर उसे बचा लेती है। वो अकेले में ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। नावल कहती है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ घर छोड़कर भाग रही थी। ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, पर नवाल इसके लिए नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, ये मेरे प्यार की निशानी है। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ठीक है, इस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम हमेशा के लिए अपने अंकल के घर शहर चली जाना। नवाल उनकी बात मान जाती है। जल्दी वो एक लड़के को जन्म देती है। जन्म के बाद ही उसकी ग्रैंड मदर उसके पैर पर 3 काले डॉट्स के निशान लगा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बेटे की निशानी है। इन निशानों से तुम अपने बेटे को पहचान सकती हो, पर जैसा कि तुमने वादा किया था अब तुम्हें शहर अपने अंकल के घर अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। नावल शहर चली जाती है जहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। इसी दौरान उसकी ग्रैंड मदर उसके बेटे को एक ऑर्फनेज में छोड़ आती है क्योंकि वो उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ में जीन को दिखाया जाता है जो उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहाँ आज से कई साल पहले उसकी मॉम नावल पढ़ा करती थी। वहाँ पर जाकर वो अपनी मॉम की उसी फोटो को दिखाती है जो उसकी जवानी की फोटो है और वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है, पर ये आज से 35 साल पुरानी बात है, इसीलिए उसकी माँ को कोई नहीं पहचानता। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि यहाँ पर एक बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, शायद वो उन्हें जानते हों। इसके बाद जीन उनसे मिलने के लिए जाती है और अपनी मॉम की फोटो दिखाती है। वो कहते हैं कि शायद मैं इन्हें जानता हूँ, ये एक न्यूज़पेपर के लिए काम किया करती थी और जहाँ पर ये फोटो ली गई है वो एक जेल है जिसका नाम कफ्फारियात है। और अब जीन को पता है कि उसे कहाँ पर जाना है। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है जहाँ में नवाल को दिखाया जाता है जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तभी सिविल वॉर शुरू हो गया जो कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में था। दरअसल यहाँ पर गवर्नमेंट से लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत थी, साथ ही रेसिज्म भी बहुत ज्यादा फैल चुका था, इसीलिए नवाल को अपने घर वापस आना पड़ा। अब वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती है, इसीलिए अपनी जान पर खेलकर खतरों का सामना करते हुए वो उस ऑर्फनेज में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके बेटे को उसकी ग्रैंड मदर ने छोड़ दिया था। पर यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि ये ऑर्फनेज कई साल पहले बंद हो चुका है। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनमें से कई सारे बच्चों को मिलिटेंट्स ने मार दिया और जो बाकी बच्चे थे उन्हें मिलिटेंट्स के जो लीडर थे वो अपने साथ ले गए ताकि उन्हें सोल्जर बनाया जा सके। ये सच्चाई जानने के बाद नवाल पूरी तरह से टूट जाती है। उसे नहीं पता कि उसका बेटा जिंदा है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो उस जगह जाएगी जहाँ पर लीडर उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए ले जाते हैं। वो बस में बैठने से पहले अपने गले का लॉकेट निकाल देती है क्योंकि जो बस आ रही होती है उसमें सभी मुस्लिम रिफ्यूजीज होते हैं। वो भी उस बस में बैठ जाती है। ये एक बहुत ही लंबा सफर होने वाला था, इसलिए नवाल की आंख लग जाती है।
और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस के चारों तरफ बहुत सारे नकाबपोश हैं जिनके हाथों में हथियार हैं। ये दरअसल क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं जो बस पर अंधाधुंध चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे लगभग सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। नवाल, एक लेडी और उसकी बेटी, ये 3 ही लोग उस बस में बचते हैं। ये तीनों के तीनों बस के अंदर छुपे होते हैं और तभी एक आदमी बस के ऊपर चढ़ जाता है जो बस को आग लगाना चाहता है। नवाल को ये बात पता चल जाती है। वो बस से बाहर आकर उन सबको कहती कि मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ। वो उन्हें अपना लोकेट दिखाती है। उसके साथ जो लेडी होती है वो उसकी बेटी को अपने साथ रख लेती है और कहती है कि ये मेरी बच्ची है। जिसके बाद वो लोग उसे नहीं मारती और उसकी मॉम को मारकर वो बस में आग लगा देते हैं। और जब वो बच्ची देखती है कि बस में आग लग रही है तो वो अपनी मॉम को बचाने के लिए भागती है, जिसके बाद उस बच्ची को भी मार दिया जाता है। नवाल ये पूरा का पूरा मंजर अपनी आंखों से देखती है। इंसानियत के ऊपर से उसका यकीन पूरी तरह से उठ जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हमें जीन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के गाँव आई है। पर यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ अराबिक बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए जीन उनसे बात नहीं कर पाती। पर यहाँ पर एक ऐसी लड़की होती है जिसे अराबिक और इंग्लिश दोनों आती है, जिससे बात करके यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये नावल की बेटी है। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम नावल की बेटी हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जीन कहती है कि मैं अपने फादर को ढूंढ रही हूँ। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे फादर के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए जीन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें नवाल को दिखाया जाता है जो उस हादसे के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है। वो तय कर लेती है कि वो क्रिश्चियन एक्टिविस्ट के उस लीडर से बदला लेगी जिसने उस बस में आग लगवाई थी, जिसने सबको मारा था। इसीलिए वो मुस्लिम मिलिटेंट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और उसी क्रिश्चियन लीडर के घर पर वो ट्यूटर के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। जल्दी सब उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और एक दिन जब वो लीडर बाहर बैठा होता है तो वहाँ पर जाकर नवाल उसे गोली मार देती है, जिसके बाद उसे कफार याद जेल में भेज दिया जाता है। ये वही जेल है जहाँ पर उसकी फोटो खींची गई थी जो अब उसकी बेटी जीन के पास है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जैन भी इस जेल तक पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी मॉम की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर काम करने वाला आदमी नहीं पहचानता। इसके बाद वो यहाँ पर एक दूसरे आदमी से मिलती है जो कि कई सालों से इस जेल में काम कर रहा था और अब वो उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाती है। वो कहता है कि मैंने जानता हूँ, कई साल पहले इन्हें इस जेल में लाया गया था। ये हमेशा गाना गाया करती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इनसे मजबूत औरत कभी नहीं देखी। इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें टॉर्चर करने के लिए अबू तारिक नाम का एक आदमी इनके साथ जबरदस्ती किया करता था, जिसके बाद नवाल प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि वो उन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये सारी बातें सुनकर जियन पूरी तरह से टूट जाती है। वो आदमी जियन को उस नर्स का एड्रेस भी देता है जिसने नावल की डिलीवरी की थी और अब जियन अपने भाई को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। वो अपनी मॉम की पूरी कहानी उसे बताती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस नर्स से मिलने के लिए जाते हैं जो उन्हें बता दी कि मैंने तुम्हारी मॉम की डिलीवरी करवाई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों मेरे सामने हो। तुम्हारे फादर का नाम अब्बू तारिक है। ये जानकर ये दोनों एक बहुत गहरे सदमे में आ जाते हैं क्योंकि वो एक बुरा इंसान होता है। पर अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इनका भाई कौन है, इसलिए दोनों उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि जब उसे ऑर्फनेज में लाया गया था तो उसका नाम निहाद रखा गया था, जिसके बाद उसे मिलिटेंट ग्रुप वाले अपने साथ ले गए और उसे एक सोल्जर बनाया गया। इसके बाद उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। ये अब्बू तारिक के बारे में भी पूछते हैं। वो बताते हैं कि इस तरह के लोग अक्सर अपना नाम बदल लेते हैं या दूसरी कंट्री भाग जाते हैं, इसीलिए अब्बू तारिक के बारे में भी इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो कि इनके बायोलॉजिकल फादर हैं जिसने इनकी मॉम के साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन अब ये किसी भी कीमत पर अपने भाई को ढूंढना चाहते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं चलता। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर नावल को दिखाया जाता है जिसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके पास मुस्लिम ग्रुप का लीडर आता है जिसके लिए उसने क्रिश्चियन एक्टिविस्ट के लीडर को मारा था। वो कहता है कि तुमने हमारा नाम नहीं बताया, तुम्हारे दोनों बच्चे हमारे पास पूरी तरह से सेफ हैं, तुम उन्हें लेकर कनाडा चली जाओ, जहाँ पर तुम्हें लेबल नाम का एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद वो हमेशा के लिए यहाँ से कनाडा चली गई। लेबल वही नोटरी वाला आदमी है जिसने जीन को और उसके भाई को उनकी मॉम के लेटर्स दिए थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जीन के भाई सामन के पास 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चलो। वो उनके साथ जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। दरअसल उसके सामने वही मुस्लिम ग्रुप का लीडर होता है जिसने उसकी मॉम को यहाँ से कनाडा भेजा था। वो कहता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो कहता है कि मैं अब्बू तारिक जिसने मेरी मॉम के साथ की थी और अपने भाई निहाद को ढूंढ रहा हूँ।
जिसके बाद उसे बताया जाता है कि निहात को ऑर्फनेज से हम ही लेकर आए थे। वो हमेशा अपनी मॉम को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसकी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ। वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर था। जेल में उसे काम दिया गया जहाँ पर वो लोगों को टॉर्चर किया करता था। साथ ही उसका नाम भी बदलकर अब्बू तारिक कर दिया गया। ये सुनकर साइमन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका भाई उसका फादर है। दरअसल जिस वक्त नवाल को जेल में लाया गया था उस वक्त पूरे देश में सिविल वॉर चल रहा था, इसलिए हर कोई उस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ था। वो उनके खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि उनका नाम सामने आए। और ये भी उन्हीं में से कुछ लोग थे जो सिविल वॉर का हिस्सा थे, जो गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। और अब साइमन को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, जो वो अपनी सिस्टर को भी बता देता है। ये दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान होते हैं। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर नवाल जब एक बार स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी तब उसे एक आदमी के पैर दिखाते हैं जिस पर 3 काले निशान होते हैं। वो समझ जाती है कि ये उसी का बेटा है, पर जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो अब्बू तारिक होता है। जिसके बाद वो पूरी तरह से खामोश हो जाती है। उसके दिमाग पर गहरी चोट लगती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसके दोनों बच्चों का फादर उसी का बेटा है और उसी सदमे की वजह से उसकी मौत हो गई। जियन को और साइमन को भी एहसास है कि इनकी मॉम ने कितनी तकलीफों का सामना किया है। ये दोनों के दोनों कनाडा वापस आ जाते हैं, जहाँ पर अब्बू तारिक भी रहता है। ये उसके पास जाते हैं और वो दोनों लेटर उसे दे देते हैं जो उनकी मॉम ने उसके लिए लिखे हैं। वो उन दोनों लेटर्स को लेकर अंदर जाता है, जिनमें से एक लेटर के ऊपर फादर लिखा होता है। वो फादर वाले लेटर को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि शायद तुम मुझे नाम से नहीं जान सकते, तुम मुझे 72 नंबर के नाम से ही पहचान सकते हो, क्योंकि जेल में मेरा नंबर 72 था। तुमने मेरे साथ की थी, जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए। जिन बच्चों ने तुम्हें लेटर दिया वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद वो बाहर जाता है, लेकिन जियन और साइमन वहाँ से जा चुके होते हैं। इसके बाद वो दूसरे लेटर को देखता है जिस पर सन लिखा होता है। वो जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि इस वक्त मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, जिस बेटे को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ढूंढती रही, तुम मेरे प्यार की निशानी हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे पैरों के 3 निशानों से पहचान लिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी मोम नवाल। इसके बाद अब्बू तारिक उसकी कब्र पर जाता है, जहाँ पर अब पत्थर लग चुका है। उसकी जिंदगी में अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं, और ये उसकी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है ना तो जिसे वो अपनी यादों से मिटा सकता है, ना ही इसका पछतावा कर सकता है। हालांकि अगर अब्बू तारिक को पता होता कि वो उसकी माँ है जिस पर वो टॉर्चर कर रहा है, तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करता। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।